नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक जवान और दिलकश औरत निशा अकेली मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी। बरसों से वह तन्हा थी, उसके पास कोई नहीं आता था। एक शाम जब वह रेत के बुलंद टीले पर बैठी थी, उसे दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। जैसे ही वह उठी और झांका, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी श्यामलाल रेत पर चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। हाथ में तेल की छोटी शीशी लिए निशा के दिल में अजीब सी हलचल हुई, जैसे सदियों बाद इस वीराने में कोई आया हो। वह बेसाख्ता पुकार उठी, सुनो, इधर आओ, मेरे पास आओ। श्यामलाल, जो धीरे धीरे चल रहा था, उसकी आवाज सुनकर ठिठक गया। फिर उसने कदम और तेज कर दिए। निशा अपने आप पर काबू ना रख सकी और दौड़कर उसके पास पहुंची। जब वह टीले पर पहुंचा तो निशा ने उसका बाजू पकड़ लिया। तेल की शीशी देखते ही उसकी आंखों में चमक आई, दिल में अजीब सी बेकरारी जागी। पछेसा वह खामोशी से श्यामलाल का हाथ पकड़कर उसे सुनसान रेत के ढेर की तरफ ले जाने लगी। हैरत से श्यामलाल बोला, अरे कौन हो? कहां ले जा रही हो मुझे? हाथ क्यों पकड़ा है? निशा ने कोई जवाब ना दिया, बस उसका हाथ और मजबूती से थामे रखा। दोनों एक ऐसी बुलंद रेत की चोटी तक पहुंचे जहां परिंदा पर ना मार सके। वहां रुकते हुए निशा धीमी आवाज में बोली, तुम एक मालिशी हो? श्यामलाल ने सर हिलाकर हामी भरी। हां, अरे कौन हो? मैं वाकई एक मालिशी हूं। यह सुनकर निशा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तो क्या तुम मेरी कमर पर मालिश कर सकते हो? श्यामलाल घबरा कर बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तो सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूं, तुम तो एक लड़की हो। निशा ने झट से अपनी कमर पकड़ ली और नीचे बैठते हुए करहती हुई बोली, यहां बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द। श्यामलाल परेशान होकर पास आया। कहां दर्द हो रहा है? दिखाओ, निशा ने कहा। यहां मेरी कमर में जरा मालिश कर दो, शायद आराम मिल जाए। श्यामलाल कुछ पल ठहरा, फिर धीरे से झुककर उसकी कमर पर तेल मलने लगा। निशा ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उसके चेहरे पर सुकून उतर आया हो, मगर उसके दिल में एक छुपा हुआ मकसद पूरा होने की तरफ पहला कदम उठ चुका था। उधर चारों तरफ अंधेरा छा गया। श्यामलाल उठकर खड़ा हुआ और रेगिस्तान से बाहर जाने लगा। निशा घबराकर बोली, इतनी रात में कहां जाओगे? आज की रात यहीं मेरे पास ठहर जाओ। श्यामलाल ने देखा कि वाकई रात गहरी हो चुकी थी। वह ठिठक कर रुक गया और निशा की तरफ देखने लगा। निशा जवान और बेहद हसीन थी। वह बस उसे देखता ही रह गया। फिर बेख्तियार कदम बढ़ाए उसके पास आया और आंखों में झांकते हुए बोला, ठीक है, आज मैं तुम्हारे पास ठहर जाता हूं, मगर यहां सोने की जगह कहां है? निशा मुस्कुराकर बोली, जगह मिल जाएगी, बस तुम मेरे साथ सोने वाले बनो। यह कहकर उसने श्यामलाल का हाथ पकड़ा और रेत के टीले की तरफ चढ़ने लगे, जहां उसकी मिट्टी की झोपड़ी थी। जब दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे तो श्यामलाल ठिठक कर बोला, यह तो बहुत छोटी सी झोपड़ी है, यहां तो सिर्फ एक ही आदमी सो सकता है। निशा उसकी आंखों में देखकर बोली, झोपड़ी छोटी है, मगर यह रेगिस्तान बहुत बड़ा है, क्यों ना हम दोनों झोपड़ी के बाहर इसी रेत पर सो जाए? श्यामलाल बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। निशा ने फौरन रेत पर चटाई बिछाई और कहा, आओ यहां बैठो। श्यामलाल चटाई पर बैठ गया। निशा भी उसके करीब बैठ गई। कुछ पल बाद उसकी नजर श्यामलाल के हाथ में रखी तेल की शीशी पर पड़ी, जिससे वह मालिश करता था। उसने श्यामलाल की तरफ देखा और शीशी की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराकर पूछा, मालिश करने के कितने पैसे लेते हो? श्यामलाल बोला, जो जितना दे दे वही ले लेता हूं। निशा ने फिर सवाल किया, और मुझसे कितना लोगे? श्यामलाल चुप रहा, कोई जवाब ना दिया। निशा ने धीमी आवाज में उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम क्या क्या मालिश करते हो? श्यामलाल ने सादा लहजे में कहा, जो जिसकी चाह हो वही कर देता हूं। यह सुनकर निशा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वह उठी, झोपड़ी के अंदर गई और लकड़ियां लाकर आग जलाई। फिर 2 अंडे उबालकर श्यामलाल के सामने रख दिए। श्यामलाल हैरान होकर बोला, इसकी क्या जरूरत थी? निशा ने नरमी से कहा, यहां बहुत सर्दी है, ये खा लो, तुम्हारे काम आएंगे। श्यामलाल सवालिया नजरों से देखता रहा, मगर चुप रहा।
उसने एक अंडा खा लिया और पूछा, और तुम, क्या तुम कुछ नहीं खाओगी? निशा बोली, मुझे सर्दी नहीं लगती, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें जरूरत है, मुझे नहीं। श्यामलाल सोच में पड़ गया कि निशा का असल मतलब क्या है, मगर कुछ समझ ना सका। उसने दूसरा अंडा भी खा लिया। तब तक बादल गहरे हो चुके थे। श्यामलाल वहीं चटाई पर लेट गया। निशा भी पास ही दूसरी चटाई पर लेट गई और दोनों नींद की आगोश में चले गए। सुबह हुई। अभी श्यामलाल गहरी नींद में था कि निशा जाग उठी और रेत के एक टीले पर जाकर अपना बाजू थाम कर बैठ गई। अचानक वह चीखने लगी, हाय मेरा बाजू, मेरा बाजू! श्यामलाल घबरा कर जाग उठा। आवाज सुनते ही भागता हुआ आया। निशा करहते हुए बोली, मेरे बाजू में आग लग रही है। देखो देखो, उसकी आवाज में इतना दर्द था कि श्यामलाल के कदम और तेज हो गए। वह आते ही उसके पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। नरमी से पूछने लगा, कहां दर्द हो रहा है यहां? वह उसके बाजू को आहिस्ता आहिस्ता छूने लगा। निशा ने आंखें कसकर बंद कर लीं और कराकर बोली, हां वही जगह। बस वही। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून आ गया, जैसे श्यामलाल की उंगलियों के लम्ज ने उसे किसी और ही दुनिया में पहुंचा दिया हो। श्यामलाल पूरी तवज्जो से उसके बाजू पर तेल मलता रहा और बोला, अरे कौन हो? तुम्हारे जिस्म में इतने दर्द क्यों छुपे हैं? लगता है जैसे बरसों से किसी ने तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा। निशा की आवाज अचानक ठंडी पड़ गई। कभी किसी ने रखा ही नहीं। फिर वह मुस्कुराकर बोली, लेकिन तुम तो रख सकते हो ना? श्यामलाल चुप हो गया। दिल जैसे कुछ कहना चाहता था। कुछ पल वह उसकी आंखों में देखता रहा, फिर सर झुकाकर धीरे से बोला, हां, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं। अचानक निशा उठी और तेजी से रेत के टीले के पीछे गायब हो गई। श्यामलाल हैरान होकर उसके पीछे भागा। जब पहुंचा तो देखा कि निशा एक बड़े पत्थर के पीछे छुप चुकी थी। श्यामलाल इधर उधर ढूंढता रहा और तभी उसकी नजर उसी पत्थर के पीछे ठहरी जहां से निशा छुप कर देख रही थी। श्यामलाल उसकी तरफ दौड़ा और बोला, अब यहां क्यों बैठ गई हो? निशा ने नरमी से कहा, यह जगह कैसी है? यहां कोई नहीं, सिर्फ तुम और मैं। श्यामलाल ने हैरत से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? निशा कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, नीचे बैठ जाओ। श्यामलाल उलझन में था मगर बैठ गया। निशा ने नजरें झुकाकर पूछा, तो बताओ तुम्हारा इरादा क्या है? श्यामलाल हड़बड़ाकर बोला, मैं तुम क्या कहना चाहती हो? निशा ने बात मोड़ दी, बस यह पूछ रही थी। ठीक है, तुम यहीं रहोगे या वापस चले जाओगे? दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर निशा उठी और बोली, चलो आज मैं तुम्हें कुछ खास खिलाती हूं, तुम मेरे पहले मेहमान हो। श्यामलाल चौंक कर बोला, क्या चीज? निशा शरारत से मुस्कुराई, चुप रहो, ठहरो, सारी जिंदगी याद रखोगे। दोनों झोपड़ी की तरफ बढ़े। रेत के टीले पर सूरज की किरणें झोपड़ी के मिट्टी के ढांचे से छन कर आ रही थीं। निशा ने आग जलाई और गोश्त का एक छोटा टुकड़ा निकाला। श्यामलाल चौंक कर पूछ बैठा, यह कहां से आया? निशा ने पलटकर कहा, तुम्हारे आने से पहले भी कोई आया था। श्यामलाल के माथे पर बल पड़ गए। धीमी आवाज में बोला, फिर वह कहां गया? निशा मुस्कुराकर बोली, चला गया नीचे, रेत की वादी में बहुत नीचे। श्यामलाल खामोश हो गया। कुछ देर बाद खाना तैयार हुआ। दोनों ने बैठकर खाया। अब शाम उतर रही थी और रेगिस्तान में ठंडी हवा चलने लगी थी। निशा ने श्यामलाल का हाथ थामा और उसे रेत के बुलंद टीले पर ले गई। ऊपर पहुंचकर वह नीचे बैठ गए। निशा ने सर पकड़कर बोली, आज तुम मेरे लिए कुछ करोगे? श्यामलाल ने नरमी से पूछा, बोलो क्या चाहती हो? निशा करहाते हुए बोली, मेरे सर में बहुत दर्द है, तुम मेरे सर की मालिश कर दो। श्यामलाल देर तक सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर इससे तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं तुम्हारे हर दर्द को कम करने की कोशिश करूंगा। उसने उसके सर की मालिश की। कुछ देर बाद दोनों वापस झोपड़ी के पास आए। निशा ने लकड़ियां इकट्ठी की और झोपड़ी के बाहर आग जलाई। दोनों आग के करीब बैठ गए। निशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम अकेले हो? तुम्हारी बीवी नहीं है?
श्यामलाल कुछ कहने ही वाला था कि निशा ने फौरन कहा, हां, तुम परेशान मत हो, दिल छोटा मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। श्यामलाल यह सुनकर चौंक गया, मगर खामोश रहा। दोनों कुछ देर आग के पास बैठे रहे, फिर वहीं रेत पर लेट गए और नींद की आगोश में चले गए। सुबह हुई तो निशा चुपके से उठी और बुलंद रेत के टीले की तरफ चली गई, जहां एक गोल दायरा बना हुआ था। वह उस दायरे के अंदर जाकर बैठ गई और सोचने लगी, जब मैं अकेली थी कम से कम चैन तो था। उधर श्यामलाल जाग उठा। जब उसने निशा को पास ना पाया तो वह उसी टीले की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचा तो देखा कि निशा दायरे के अंदर बैठी है। श्यामलाल धीरे से पास आया और घबरा कर बोला, क्या हुआ तुम्हें? यहां क्यों बैठी हो? निशा ने झट से कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी, पांव में थोड़ा सा दर्द है। श्यामलाल ने फौरन उसका पांव दबाया और झोपड़ी में ले आया। अंदर पहुंचकर उसने पूछा, यह सब क्या है? तुम्हें हर रोज दर्द क्यों होता है और रेत के टीले पर क्यों चली जाती हो? निशा ने धीमी आवाज में कहा, यह मेरी सजा है और सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूं। श्यामलाल हैरान होकर बोला, मेरे लिए कैसे? निशा की आंखों में कोई राज छुपा था, मगर वह कुछ कहे बगैर झोपड़ी से बाहर निकल गई। दोपहर हो चुकी थी। निशा ने खाना बनाया और दोनों ने साथ मिलकर खाया। खाने के बाद चारों तरफ खामोशी छा गई। श्यामलाल ने मुस्कुराकर पूछा, कुछ ज्यादा तो नहीं खा लिया तुमने? निश ने आह भर कर कहा, तुम रोज यही पूछती हो और मैं रुक जाता हूं। जब तुम ठहरती हो तो मैं भी ठहर जाता हूं। निशा ने नजरें झुकाकर कहा, शायद बेहतर हो कि अब तुम चले जाओ। श्यामलाल कुछ देर खामोश रहा, फिर पूछा, अगर चला गया तो? निशा धीमी आवाज में बोली, तो वही दर्द लौट आएगा। श्यामलाल चौंक कर बोला, आज फिर कहां दर्द है? निशा ने जवाब दिया, दिल में। श्यामलाल ने सोचकर कहा, इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। निशा शरारत से बोली, तुम्हारे हाथों में शफ्फा है, तुम्हें क्या मालूम? श्यामलाल हंसते हुए बोला, लगता है तुम मुझसे खेल रही हो। निशा संजीदा होकर बोली, अगर खेलती तो तुम कब के हार चुके होते। श्यामलाल चुप हो गया। कुछ देर बाद निशा ने आहिस्ता से कहा, चलो तुम्हें एक जगह दिखाती हूं जो अब तक तुमने नहीं देखी। श्यामलाल ने पूछा, कहां? निशा बोली, रेगिस्तान की दूसरी तरफ एक छोटी सी गुफा है। दोनों रेत के उस पार गए। श्यामलाल ने गुफा में झांक कर कहा, यहां तो अंधेरा है। निशा ने धीमी आवाज में कहा, इसीलिए तो पसंद है मुझे, ना कोई चेहरा ना कोई आवाज। श्यामलाल ने हैरत से पूछा, यह गुफा तुम्हारे लिए है? निशा ने जवाब दिया, नहीं, यह मेरे मांझी के लिए है। श्यामलाल धीरे से बोला, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा है। निशा मुस्कुराकर उसके कंधे पर सर रखकर बोली, यादें उम्र से नहीं दिल से जुड़ती हैं। श्यामलाल बोला, तुम मुझे बदल रही हो। निशा धीमी आवाज में बोली, नहीं, मैं तुम्हें वापस ला रही हूं। सुबह हुई। निशा चुपके से उठी और उस बुलंद रेत के टीले पर जा बैठी जहां गोल दायरा बना था। वह रोज वहां आती और घंटों खामोश रहती। श्यामलाल नींद में बस उसके पास हाथ बढ़ाता रहा, मगर निशा ना मिली। घबराकर वह बाहर निकला और रेत के दायरे की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर बोला, रोज सुबह यहां बैठने की वजह क्या है? निशा नरमी से बोली, यह जगह खामोश है और खामोशी में अपनी आवाज सुनाई देती है। फिर धीरे से कहा, आज मेरे बाएं कंधे में अजीब सा दर्द है, जरा देख लो, कल कमर में था, आज कंधे में। श्यामलाल मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे दर्द का यह सिलसिला कब खत्म होगा? उसने निशा के कंधे पर हाथ रखकर मालिश शुरू की। यहां थोड़ा नीचे। हां, यह जगह तो ठंडी लग रही है, यहां दर्द कैसा? श्यामलाल चौंक कर पूछ बैठा। निशा मध्यम लहजे में बोली, कुछ दर्द जिस्म में नहीं होते। श्यामलाल खामोश रहा, बस हाथ चलाता रहा। निशा ने आंखें बंद कर लीं और बोली, जब तुम छूते हो तो सब कुछ थम जाता है। तुम तो सिर्फ तेल लगाते हो, मगर उसका मुंह पर इतना असर क्यों होता है? श्यामलाल हैरत से बोला, शायद तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुम मेरे लिए क्या हो। निशा चुप रही। श्यामलाल कुछ कहना चाहता था, मगर जुबान साथ ना दे सकी। निशा ने बात बदलते हुए कहा, चलो आज तुम्हें एक और जगह दिखाती हूं
दोनों रेत के टीले की दूसरी तरफ गए। पतली सी पगडंडी के पीछे दरख्तों के बीच एक पुराना चश्मा बह रहा था। श्यामलाल हैरत से बोला, यह जगह तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई? निशा ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि यह जगह सिर्फ उनके लिए है जो अपने अंदर बहने की हिम्मत रखते हैं। श्यामलाल बोला, आज तुम कुछ बदली बदली लग रही हो। निशा पलट कर बोली, और क्या तुम हर दिन वैसे ही रहते हो? मैं रोज नया बनने की कोशिश करती हूं, मगर अंदर वही हूं जो कभी थी। श्यामलाल ने नरमी से पूछा, और वह कौन थी? निशा ने नजरें छुपाई। वह जिसे खुद से नफरत हो गई थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर श्यामलाल आहिस्ता से बोला, यह सब तुम कैसे सहती हो? निशा ने मध्यम लहजे में कहा, सहती नहीं, शायद इंतजार है। श्यामलाल बोला, किसका इंतजार? निशा ने हल्की सी कम कंपाहट के साथ कहा, तुम्हारी खामोशी के टूटने का। उसकी आंखों में नमी भर आई। अगले दिन निशा फिर सुबह चुपके से उठी और रेत के टीले पर उस गहरे दायरे में जा बैठी। वहां गरज कर दुआ करने लगी, मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूं। इतने में श्यामलाल भी वहां आ पहुंचा और उसकी सारी बातें सुन ली। कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, तुम्हारी आंखों में वही रोशनी है जो मैंने बरसों पहले एक और औरत में देखी थी। निशा चौंक कर बोली, किस में? श्यामलाल धीरे से बोला, एक औरत थी, खूबसूरत, जिद्दी, मगर दिल की बहुत नरम। वह भी ठीक इसी तरह देखती थी जैसे तुम। निशा ने नजरें छुपाना चाही, मगर श्यामलाल की निगाहों से बच ना सकी। वह गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखता हुआ बोला, मुझे मालूम है तुम कुछ छुपा रही हो, मगर मैं इंतजार कर सकता हूं जब तक तुम खुद सब कहने को तैयार ना हो। उसी पल दूर आसमान पर बिजली चमकी और निशा कांप पड़ी बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती रहीं। निशा धीरे से बोली, हां, वह चली गई और मैं बरसों उसके लौट आने का इंतजार करता रहा। निशा की आंखें भर आईं, कांपते होठों से बोली, अगर वह औरत वापस आ जाए तो? श्यामलाल ने धीरे से जवाब दिया, मैं उससे कुछ ना पूछूंगा, बस चाहूंगा कि वह मेरे साथ खुशी से रहे। निशा ने कांपती आवाज में कहा, अगर वह औरत मैं हूं। श्यामलाल सन्न रह गया, जैसे सांस रुक गई हो। निशा ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और बोली, मैं वही औरत हूं जिसने बरसों पहले तुम्हें छोड़ दिया था। श्यामलाल की आंखों में नमी तैर रही थी। धीमी आवाज में बोला, तुम मेरी? निशा ने गर्दन झुका ली और आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूं, वही जिसने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया था। फिजा साकित हो गई, हवा भी थम सी गई, रेगिस्तान जैसे कोई राज बयान कर रहा हो। निशा ने सर झुकाए कांपती आवाज में बोली, मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे माफ ना करो। श्यामलाल ने आगे बढ़कर उसके कांपते हाथ थाम लिए। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीमी आवाज में बोली, मैं बस खूबसूरत रहना चाहती थी, हमेशा इसी ख्वाहिश ने सब कुछ छीन लिया। श्यामलाल धीरे से बोला, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सब कुछ बता दो, आज दिल हल्का कर लो। निशा ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में अपनी कहानी सुनाने लगी। उस दिन जब मैंने तुम्हें छोड़ा था तो अकेली निकल पड़ी। दिल में बस एक ही आरजू थी कि मैं दुनिया की सबसे हसीन औरत बन जाऊं। चलते चलते मैं एक वीरान रेगिस्तान पहुंची, जहां एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी में मुझे एक अजीब सी औरत मिली। वह एक काली जादूगरनी थी। निशा के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, अगर चाहती हो कि तुम्हारी जवानी कभी खत्म ना हो तो उसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने हामी भर ली। श्यामलाल गहरी सांस लेकर सुनता रहा। निशा आगे बोली, उसने मुझे कुछ ताबीज दिए, कुछ मंत्र सिखाए और कहा कि हर महीने किसी जिंदा चीज का खून अपने जिस्म पर लगाना होगा। शुरू में मैंने छोटे परिंदों का खून लिया, फिर खरगोश, फिर बकरियां, और फिर उसकी आवाज कांप गई। फिर मेरे जिस्म में अजीब अजीब दर्द उठने लगे, जैसे अंदर कुछ सड़ रहा हो। कभी कमर में तेज चुभन, कभी हाथों में जलन, और कभी ऐसा लगता जैसे दिल धड़कना ही भूल गया। फिर मैं एक आमिल बाबा के पास गई। उन्होंने सब कुछ सुनकर कहा, तुमने कौदत के साथ बगावत की है, अब माफी सिर्फ तौबा से मिलेगी।
तुम्हें तन्हा रेगिस्तान में रहकर अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी। और याद रखो, जिसे तुमने छोड़ा है उसे वापस लाओ, जिस दिल को तोड़ा है उसकी खिदमत करो, और जिस खामोशी को जन्म दिया है उसका कफारा अदा करो। श्यामलाल की आंखों में आंसू तैर गए। उसने मुस्कुराकर निशा का हाथ थाम लिया और कहा, तुमने जो गुनाह किए उनका एतराफ ही सबसे बड़ी तौबा है। रेत पर फिर धुंध छा गई, मगर इस बार दोनों के दरमियान न कोई पर्दा रहा, न कोई झूठ। अचानक एक झटके से निशा के जिस्म में हरकत हुई और वह अपनी असल हालत में लौट आई। अब वह पहले जैसी गैर मामूली हसीन और दिलकश ना रही, मगर उसके दिल और जिस्म दोनों को सुकून मिल चुका था। फिर दोनों वहां से अपने घर लौट गए और हंसी खुशी की जिंदगी गुजारने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में अगर कोई गलती हो जाए तो उसका एतराफ और सच्ची तौबा ही असल रास्ता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा कि सच्चाई की जीत जरूरी है, तो एक लाइक तो बनता है। आपका हर लाइक हमें नई कहानियां लाने की ताकत देता है। और हमारे चैनल वर्ल्ड स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद वही हो जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।